कशीदगी में काफ़ी इजाफा हो चुका है भारत और चीन के दरमियान, और भारत ने पैंगोंग से अपनी फौजों का इनखिला करे ये चीन की जानिब से धमकी दी गई है। और इसके साथ साथ भारत पर LAC अबूर करने का भी चीन ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन भारत ने भी अपनी स्तर पर जो है ताकत जुटाते हुए पूरी कोशिश की है कि चीन को मौकर जवाब दिया जाए। और उसके साथ साथ जो LOC पर फौजें हैं उनकी तैनाती भी बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर लद्दाख पुलिस को भी अब अलर्ट पर रखा गया है, ITBP को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि आइंदा जो सूरत हाल बन सकती है उसी हवाले से फौज के साथ साथ पुलिस और फोर्सेस को भी अलर्ट पर रखा गया है। और सबसे बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि चीन और भारत के दरमियान LOC काफ़ी खतरनाक सूरत हाल की तरफ ले रही हैं, और दोनों सतहों पर न सिर्फ चाइना में बल्कि भारत में भी अब इस हवाले से मीटिंग का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। इशफाक गवर हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे कल से यानी 29 और 30 के दरमियानी रात के दौरान जो कुछ भी हुआ और उसके ऑफशूट्स अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कशीदगी काफ़ी बढ़ रही है, चाइना की जानिब से भी कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग जो है वो बढ़ रही है। बिल्कुल हिलाल, आपकी बात सही है। तनाव जो है वो सरहद जो लद्दाख की LAC है वहां पर साफ नजर आ रहा है, और पूरे मुल्क के अंदर उस तनाव का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लद्दाख के साथ जो 3500 किलोमीटर वाली सरहद है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, जहां जहां से भी उनकी सरहद मिल रही है वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। और पिछले कई दिनों से हाई अलर्ट था, उसमें और ज्यादा इजाफा कर दिया गया, क्योंकि 29 और 30 तारीख की दरमियानी शब को जो कुछ हुआ और उसके बाद जो आज खबर आई है उसके बाद ही चीन के अंदर जो है वो बेचैनी और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि एक ऐसी हसास और अहम पहाड़ी जिस पर चीन का सर्विलेंस सिस्टम लगा हुआ था और जिस पर चीन लगातार कह रहा था कि ये उनकी चोटी है, उसको वहां से हटा दिया गया ये, और वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन फोर्सेस की तरफ से अपना प्रेजेंस दिखाया गया, और जिसके बाद सिचुएशन और ज्यादा टेंस हुई है। और आज खुद वजारत खारजा जो चीन का है, बीजिंग से जो बयान जारी हुआ, और दिल्ली में जो उनका सफारत खाना है उन्होंने जो बयान जारी किया, उस बयान में उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए ये जो आपने किया है यहां से आप हट जाइए, और ये जिस तरीके से आप सिचुएशन को बना रहे हैं ये जंग की ओर हमें आप मजबूर कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हम कोई ऐसा कदम उठाएं। बिल्कुल गवर, जो चीनी सफारत खाने की जानिब से या चाइना की जानिब से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो पैंगोंग TSO है उसका भी जिक्र किया है, और वहां से इनखिला की उन्होंने बात की है, क्योंकि ये एरिया जो है ये कब चाइना ने कैप्चर किया था, क्योंकि इससे पहले भी भारत की जानिब से ये स्टेटमेंट्स आए थे कि जो जमीन है हिंदुस्तान की वो महफूज है, इस पर किसी तरह की वायलेशन नहीं हुई है। देखिए, जहां तक पैंगोंग और TSO की बात करें, गोगरा पोस्ट की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें या गलवान की बात करें, ये तकरीबन आज से 3 महीने पुराना मामला है, जिस दिन सबसे पहले ये रिपोर्ट किया गया था कि चाइना की फौज जो है उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया है। उसके बाद पहले तो ये लग रहा था कि शायद परसेप्शन में कहीं गलती हुई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात क्लियर हुई कि सिचुएशन जो है वो नहीं है जो हम दिल्ली बैठे या AC कमरे के अंदर सोच रहे थे, बल्कि सिचुएशन कुछ अलग थी। क्योंकि जब वो मामला सामने आया उसके बाद अचानक से हमने ये भी देखा कि चाइना की तरफ से जो बिल्डिंग है, जो प्रेशर बिल्डिंग है, वो तेज हुआ, और उन्होंने अपनी फौजियों को रवाना वहां पर किया, कुंभक को रवाना किया, असला को रवाना किया, और B2 बॉम्बर तक LAC पर आए, जिसके बाद तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा, और पिछले 3 महीने से लगातार यह तनाव चल रहा है। पिछली बार इससे पहले भी जब माजी में इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं तो चंद दिनों के लिए वो आते थे, चले जाते थे, और ऐसा लग रहा था दिल्ली बैठे लोगों को कि शायद यही होगा। इस बार सिचुएशन डिफरेंट थी, इस वजह से सूरत हाल 3 महीने से ये बनी हुई है। और आज की जब हम बात करते हैं तो आज वो पोजीशन नहीं है जो आज से 2 महीने पहले की थी, क्योंकि अब एक नए सिस्टम के साथ इंडियन फोर्सेस की तरफ से काम किया गया। आपको याद होगा कि बिपिन रावत ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि देखिए अगर मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो हमारे पास बिल्कुल बिपिन रावत के पास हम पहुंचते, उनका स्टेटमेंट का खुलासा भी हम कवर कर लेते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि अब भारत की फौज भी काफी मुत्तरिक हो चुकी है, और इसी वजह से जो अब चीनी खारजा वजारत की जानिब से भी जो बयान आया है कि TSO या पैंगोंग TSO जो है वहां पर जो हिंदुस्तान की फौज जो है वो जा पहुंची है, लेकिन कुछ खबरें कौमी रोजनामों में आज भी हमने देखी कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर अभी भी चाइना का कब्जा है। तो ये और कुछ का ये भी मानना है कि ये नया कब्जा किया गया है, इसकी क्या तफसीलात है,
क्या पूरी ये नया नहीं है, बल्कि ये वही 3 महीने पुराना वाला मामला, क्योंकि पैंगोंग और टीएसओ का 8 किलोमीटर जो हम यहाँ दिल्ली में जैसे भारत सरकार का जो प्रिस्क्रिप्शन लाइन है कि वो हमारा जी फिंगर 8 है और चाइना का फिंगर 4 है, ये जो बीच वाला स्ट्रिप है ये 8 किलोमीटर का है। तो ये 8 किलोमीटर आप जोड़ दीजिए, दिपसांग के भी 10-12 किलोमीटर है, और इसी तरीके से गोगरा और जो दीगर चीजें, तो वो सारी चीजें जब आप मिलाएंगे तो ये तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बनता है। तो ये एक हार्ड फैक्ट है, लेकिन इसका डिनाइल भी नहीं हो सकता है कि ये आउटराइटली गलत है। ये एक रिपोर्ट है जिसको बनाया गया था एक डाटा कलेक्ट करके कि यहां से यहां तक कितना, यहां से यहां तक कितना, फिर ये कैलकुलेशन करके कहा गया। इसको हम हतमी नहीं मान सकते, लेकिन बात सही है कि वो इस पार आए थे, एलएसी को उन्होंने पार किया था, जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन लाइन है उसको उन्होंने अबूर किया। उसी को लेकर वजीर दिफा, वजीर खारजा का बयान भी बड़ा एक्सट्रीमिस्ट बयान, बड़ा खतरनाक बयान है जी। वजीर खारजा साहब ने क्या बयान दिया आज? उन्होंने कहा कि देखिए आप जोरे बाजू से जगराफियाई तब्दीली नहीं कर सकते हैं, और भारत वो भारत नहीं है जिसको आप पहले देखा करते थे। जोरे बाजू नहीं, अमन के साथ रहना चाहते हैं तो आप पीछे जाइए, नहीं जाते हैं तो हमें आता है अपना काम करना। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज वजारत खारजा से चला गया बीजिंग को, जिसके बाद फ्रांस के अंदर बीजिंग के जो वजीर है उन्होंने बयान दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम अमन चाहते हैं और हम कोई ऐसा कदम नहीं चाहते हैं जिससे अमन दरहम बरहम हो। बिल्कुल, उन्होंने चूंकि उनकी जानब से वो रियलिटी नहीं है। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानब से यह भी बयान आया है कि वो पहले ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे, बल्कि वो डिफेंस में इकदाम उठाएंगे। लेकिन आज जो भारत के मुख्तलिफ बॉर्डर्स हैं, मुख्तलिफ स्टेट के बॉर्डर्स जो चाइना के साथ मिलते हैं, न सिर्फ लद्दाख के, बल्कि माना जा रहा है कि उस पार चाइना ने कुछ अपने गाँव को खाली भी कराया है, जो बस्ती है उस वहां पर उसे खाली भी कराया गया है, क्योंकि वहां पर कुछ इंस्टॉलेशन ऐसी हुई है। तो ये क्या संदेश दे रही है? हम अपने नाजरीन के लिए ये बताते चले, तकरीबन 96 गांव है जो भूटान और अरुणाचल के बॉर्डर पर चाइना की साइड में है, उन्हें खाली करवाया गया और ऑफिशियल नोट वहां पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से दिया गया, और यह कहा गया कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तक जब आपको ना कहा जाए वापस नहीं आना। इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो दिल्ली में हमें मिल रही है वो ये है कि उन मकानों को एज ए बेस इस्तेमाल कर रहा है पीएलए, और वहां पर बहुत सारी जगहों पर सैटेलाइट के लिए ये अपना जो मिसाइल सिस्टम के लिए जो है उसे बेस बनाया जा रहा है वहां से, ताकि हमला किया जाए। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर चीन पर आप 100% भरोसा करेंगे तो वो बड़ा धोखा आज के दिन में होगा, क्योंकि मानसरोवर पहाड़ी और मानसरोवर के पास से जो खबर इस वक्त सामने आ रही है कि चीन की तरफ से मिसाइलें लगा दी गई है, मिसाइल सिस्टम नस्ब किया गया है, तो वो कहां की ओर है? तकरीबन 13 बड़े शहर वहां से निशाना बनाया जा सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ लद्दाख नहीं है, बल्कि 3500 किलोमीटर वाली सरहद पर जगह जगह पर चीन ने मोर्चे खोलने की कोशिश की है, जिसका जवाब भी भारत की तरफ से दिया गया है। लेकिन गवर्नर, क्या यह समझा जा सकता है कि जिस तरह से दोनों मुल्कों की जानिब से अब एग्रेसिव पॉलिसी जो है अपनाई जा रही है, इस पर जो फौजी स्तर पर बातचीत हुई है, डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हुई है, खारजा स्तर पर बातचीत हुई है, उसका अभी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है? क्या आइंदा का वक्त कहीं ना कहीं ये जंग की तरफ तो नहीं ले जा रहा है? क्योंकि दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि फौजियां भी बढ़ा दी जा रही हैं, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ बाकी चीजें भी की जा रही हैं। तो कहीं ये जंग का रास्ता इख्तियार तो नहीं कर रहे हैं दोनों ममालिक? देखिए हिलाल, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी अगर दुनिया के दो अजीम मुल्क चीन और भारत, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये जंग के मैदान में जाते हैं, तो फिर आप ये मान लीजिएगा ये दो नहीं, ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाएगा। क्योंकि ये जंग यहां से अगर शुरू हुई तो साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन से होते हुए, मलाका स्ट्रीट से होते हुए ये चलेगा, और फिर उसके लिए एक नई शबबंदी होगी। उस शबबंदी में कौन कहां पर बैठेगा कहना मुश्किल है। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर एक और आ रही है वो ये है, अमेरिका ने क्वाड की मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है, और उन्होंने दरख्वास्त की है क्वाड ममालिकों से कि आप मुज़ाकरात के लिए, मीटिंग के लिए आइए। अब ये क्वाड करेगा क्या? साउथ चाइना सी, जहां से हजारों करोड़ रुपए का तिजारत चाइना के लिए जाता है, वहां पर निमिस आया है, जंगी बहरी जहाज आया है, अमेरिका, फ्रांस ने अपना जहाज भेजा है, भारत ने इंडियन ओशन में भेज दिया है। वो ये चाह रहे हैं कि मलाका स्ट्रीट पर नाका लगाया जाए और चाइना की रसद को रोका जाए। अगर वहां पर इस फैसला लिया गया कि हाँ यहां से हमने ये करना है, तो आप देखेंगे कि आने वाले 2 महीने इंतहाई संगीन होंगे। समंदर के अंदर भी आग उगलेगा पानी, और हमारी सरहदें भी खामोश नहीं बैठ सकती।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं चाइना को ग्रिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसमें स्ट्रेटेजिक ममालिक जितने भी भारत के हैं, अमेरिका के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने इशारा दिया कि ये जंग सिर्फ भारत और चाइना तक भी महदूद नहीं रह सकती है, बल्कि इसके जो ऑफशूट्स होंगे वो पूरी दुनिया तक फैल सकते हैं। गौहर, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहे हैं। एक और खबर, बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जहां चाइना को ग्रिल करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर भारत में भी अब मीटिंगों का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मीटिंग तलब की थी और इसमें फौज की आला क़यादत को बुलाया गया है। हालांकि ये आज दूसरी मीटिंग है। इससे पहले जो कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल है, उनकी सदारत में भी एक मीटिंग मुनक़्क़द हुई है और मीटिंग का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर भारत में जारी है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने सुबह ही मीटिंग शुरू की थी और उसके साथ साथ जो LAC है उस पर जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया था। लेकिन अब राजनाथ सिंह, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी क़यादत में भी एक मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में क्या कुछ एजेंडा रहेगा, माना जा रहा है कि सिर्फ LAC है और उसके ऑफशूट्स, और अगर चाइना के साथ कोई भी मुठभेड़ होती है, कोई भी तसादुम होता है, अगर जंग की सूरत हाल पैदा होती है, तो उस सूरत में क्या कुछ करना होगा, इस हवाले से अब मरकजी हुकूमत भी काफ़ी मुतहरिक हो गई है। गवर, क्या कुछ इस मीटिंग के दरमियान चला, क्योंकि ये मीटिंग माना जा रहा है कि आज डिफेंस मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के हैं उन्होंने तलब की थी, किस किस ने इस मीटिंग में शिरकत करनी थी और क्या मोटिव रहा होगा इस मीटिंग के दौरान? देखिए, जहां तक वजीर दिफा राजनाथ सिंह की आज की मीटिंग की बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि पिछले 2 दिन के दौरान जो चाइना स्टडी ग्रुप है वो लगातार मीटिंग कर रहा है, बल्कि 2 दिन नहीं, पिछले 2 महीनों से वहां पर मीटिंग चल रही है, ऑफिशियल अनऑफिशियल। लेकिन कल की 2-3 मीटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना स्टडी ग्रुप जो है वो ऑफिशियली सरकार को रिकमेंडेशन देता है कि क्या कुछ करना है और उसकी सरबराही अजीत डोभाल साहब करते हैं और वहां पर मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। ये जो मीटिंग थी, इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और इंटेलिजेंस अफसर जो थे वो मौजूद रहे और वो खाका जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है और सरहदों पर जिस तरीके का तनाव है, आलमी मंजरनामा जिस तरीके से तब्दील हो रहा है, वो सारा खाका लेकर आज वजीर दिफा के सामने रखा गया है कि हमारी तैयारियां कहां तक है, अगर जंग होती है तो क्या कुछ हो सकता है, और अगर सरमा में यह मामला चला गया, क्योंकि 2 महीने जो वर्ल्ड ओपिनियन है वो माना जा रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ, सितंबर एंड अक्टूबर, ये काफी क्रूशल है। अगर ये अक्टूबर के बाद खिंचता है तो हमने कौन सी प्रिपेयरनेस करनी होगी, किस तरीके से रहना होगा, ये सारी चीजें जो आज डिस्कस हुई है। लेकिन इन लाइन बिटवीन द वर्ड जो मीटिंग के अंदर की बात हमें सोर्सेज से पता लगी है वो यही है कि सेना की पीठ थपथपाई गई है। जिस तरीके से उन्होंने रिगलेंजा के अंदर काम किया है, उस पहाड़ी को कैप्चर किया है जो चाइना के पास थी, तकरीबन 4 किलोमीटर वो अंदर चले गए हैं, और उसके बाद ये जो प्रेशर टैक्टिक्स बन रहा है उसको लेकर पीठ थपथपाई गई है और सेना से कहा गया कि पूरा देश, पूरा मुल्क आपके साथ है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ये भी है कि इस मीटिंग के साथ साथ जब हम ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो चाइना से जो अभी बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि उनकी तरफ से टैंक्स, हथियार और जौहरी हथियारों का एक बड़ा जखीरा जो है वो सरहद के पास लाया गया है। अब इसकी तस्दीक होना बाकी है, थोड़ी देर में ये खबर भी पूरी होकर गवर, आखिर पर मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कुछ मुबस्सिरीन, दिफाई मुबस्सिरीन का ये भी मानना है कि अगर चाइना पे कोई प्रेशर क्रिएट हुआ तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यहाँ पर भारत के जो बॉर्डर्स है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भी हैं और वहां पर किसी तरह की जारियत हो सकती है। क्या इस तरह के चांसेस भी हैं? भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? टू वॉर फ्रंट की कहानी हम बड़े दिनों से सुन रहे हैं। आपको याद होगा जब जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी थे तो वो कह रहे थे कि देखिए हमने एक फ्रंट पे नहीं, हमने 2 वॉर फ्रंट पर लड़ना होगा जब भी जंग होगी। शायद उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि चीन इस तरीके से सामने आएगा और 2 वॉर फ्रंट हमारा ये था कि एक तरफ से मिलिटेंसी, एक तरफ से पाकिस्तान है। लेकिन अब ये 2 वॉर फ्रंट में चाइना सफे अव्वल है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आ सकता है। अगरचे अभी कोई चीज वाजिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से जो बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हिलाल आई है वो ये है कि आज वहां पर भी काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली है। जिस तरीके की सरहदी तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में भी मीटिंगों का सिलसिला तेज हो गया और आज जनरल बाजवा ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें मीटिंग जो अभी डॉन और दीगर जराये से हमारे पास खबर आई है उसमें इस बात का खुलासा पेश किया गया कि जो सूरत हाल भारत और चीन के बीच बन रही है उसकी हिकमत अमली को तरतीब दिया गया और शाम होते होते ये सारा खाका जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के टेबल पर रखा गया कि ये सिचुएशन है और लाइन ऑफ एक्शन में हमें ये चीजें करनी होंगी। लेकिन अगर जंग होती है तो पाकिस्तान के लिए मेरी नजर में जो एक बड़ा फैसला होगा वो ये लेना होगा कि आइदर टू विद अमेरिका
और विद चाइना, और अगर वो चाइना के साथ चला जाता है तो एक लंबी लड़ाई उसको लड़नी होगी, और अगर वो यहाँ की ओर आता है तो जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने वहां पर की है तो वो कितनी तबाही करके बाहर जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा मुश्किल वक्त इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी है। चलिए गौर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी फराहम करने के लिए। लद्दाख के हवाले से पूरी तफसीलात और पूरा ऑब्जर्वेशन हम आप तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि सिचुएशन काफी क्रूशियल बन रही है हर जो साउथ एशिया है इसके अंदर जितने भी ममालिक हैं उनके लिए, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर भारत और चीन के दरमियान कोई भी कन्फ्रंटेशन होता है, कोई भी दुबदू लड़ाई होती है तो उसका खेमियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो अमन साउथ एशिया का है, बरसगीर का है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा खतरे पर नजर आ रहा है। लेकिन चीन की ही सरहदों की बात नहीं करते हैं, बल्कि लद्दाख कौमी शाहराह का भी जिक्र करते हैं, जहां कल से ही हमने देखा कि सिर्फ फौजी गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही थी और उसके साथ साथ आज दिन तक यह सिलसिला जारी था। सलीम वानी हमें कंगन से हमें पूरी तफसीलात फराहम कर रहे हैं, क्योंकि सलीम ने पूरी नजर रखी हुई थी। कल से ही हमने देखा कि जो सिविल ट्रैफिक था वो बंद किया गया था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि अब कहीं ना कहीं जो सिविल ट्रैफिक की छोटी छोटी गाड़ियां हैं उन्हें इजाजत दी गई है और उसके साथ साथ जो तेल टैंकर्स है उन्हें भी वहां रवाना करने की बातें हो रही हैं। लेकिन सलीम वानी पूरी तफसीलात के साथ कंगन से इस वक्त हमारे साथ है। 24 घंटे से जो हालात, जो चीन और लेह के हालात भी काफ़ी कशीदा हुए हैं, उसी के जो असरात है वो गांदरबल ज़िले को भी कल सुबह से ही दिखने को मिली। कल सुबह ही जो 3 बजे से जो सिविल ट्रैफिक है लद्दाख की तरफ, उनकी मूवमेंट जो रोकी गई थी गांदरबल के डिफरेंट स्पॉट्स पर, उसमें सुमल ब्रिज हो, वाइल मनगांव बाईपास हो, गगनगेर हो या हुसन हो, हर जगह सिविल ट्रैफिक को रोका गया था। कल सुबह 3 बजे से जो हमने कल ब्रेक भी किया था, उसी हवाले से आज जो सिविल ट्रैफिक है उसको सोनमर्ग की तरफ से रवाना किया गया है और सोनमर्ग ट्रक यार्ड पे सिविल ट्रैफिक को रोका गया है। पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, पुलिस भी लगा है, ट्रैफिक पुलिस भी लगा है। और जो 2 दिन से दिखने को मिल रहा है, खाली फौज जाता है श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे, ऊपर गाड़ियाँ जा रही है, काफ़ी यूनिट्स जा रहे हैं, सिविल ट्रकों में जा रहे हैं। अब जो एज यूजुअली जो ट्रक्स कानवाई जाती थी, आर्मी कानवाई, एक अप जाती थी एक डाउन, लेकिन पिछले 3 दिन से ये लग रहा है कि पूरा जो हिंदुस्तान का फौज है वो पूरी तरह से लद्दाख जा रहा है, क्योंकि एक घंटे के बाद एक यूनिट जाता है, सिविल ट्रकों में फौज जाता है और जदीद तरीन हथियार लेकर वो जा रहे हैं, मशीनें लेकर जा रहे हैं। इससे पता चलाता है कि हालात बहुत कशीदा है लद्दाख में, पैंगोंग लेक में। अभी सूत्रों के मुताबिक वहाँ पे हालात बहुत ही कशीदा है और आज सुबह जब लद्दाख से जो सिविल कानवाई डाउन हो गई, उसमें काफ़ी लोग वहाँ से भाग के भी आए और उनका यही कहना है कि वहाँ पे हालात काफ़ी कशीदा है और वहाँ पे दहशत भी है। अब ज़रूर जो यूटी गवर्नमेंट है, लेह का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो दिल्ली भी पहुँचे हैं, अभी होम मिनिस्ट्री के साथ बात भी चलती है उनकी। अब तो थोड़े टाइम के बाद उसका भी खुलासा हो जाएगा। टाइम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग से ही माहौल लगता है कि जिस हिसाब से फौजी गाड़ियां जा रही है, जिस हिसाब से सिविल ट्रकों को ऑक्यूपाई किया गया है फौज के लिए, और जगह जगह आरोपी लगी है, चाहे वो आर्मी की आरोपी हो, चाहे वो सीआरपी की हो, हर जगह आरोपी को लगाया है फौजी कार्रवाई के लिए। ऊपर बीआरओबी को एक्टिवेट किया गया है, 24 घंटा जोजिला एक्टिवेट करने की हिदायत मिले हैं और ये भी सूत्रों के मुताबिक कहा जाता है कि रात को भी कार्रवाई चलती है, जो आज तक हुआ ही नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कैसे हालात रहेंगे लद्दाख में, ये तो वक्त का ही अंदाज़ा पता करेगा। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, गांदरबल, जोजिला, कश्मीर। एडमिनिस्ट्रेशन को कल ही लिखा गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की गई कि उन्हें महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात का मौका और इजाज़त दिया जाए। कल ही ये मीटिंग जो है इसके हवाले से दरख्वास्त लिखी गई है और ये दरख्वास्त गुलाम नबी लोन हांजुरा के साथ साथ बाकी लीडरान की जानिब से लिखी गई है। गुलाम नबी लोन हांजुरा PDP के जनरल सेक्रेटरी है, उनकी जानिब से ये ख़त जो है रवाना किया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उस पर क्या कुछ रिएक्शन आया है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने एलो करेगी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह खत लिखा गया है और उसके साथ साथ चूंकि ये मामला आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जो सूबाई या जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया है उन तक भी ये खत कहीं ना कहीं इसका जो मतन है वो पहुंचा गया होगा। सनम एजाज हमारे सीनियर साथी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। सनम, जानना चाहेंगे PDP की जानिब से खत तो रवाना किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किस तरह का तवज्जो दी गई और क्या इस पर कोई पेशरफ्त अभी तक हुई है?
देखिए हिलाल, ये चिट्ठी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ लिखी गई है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी में पीडीपी लीडर जिनमें उड़ा नबी लोन हांजूदा और उसके साथ साथ मोहम्मद खुर्शीद आलम, 2 सीनियर लीडर ने ये चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा है कि वो महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करना चाहते हैं। और चूंकि उनका कहना यही है कि वो काफी वक्त से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत घर में कैद हैं, घर में नहीं बल्कि उनके घर को जेल बनाया गया है, जेल डिक्लेयर किया गया है, वहां पे वो कैद हैं। तो इसलिए पार्टी की क़यादत जो है उनसे सलाह मशवरा करने के लिए उनसे मिलना चाहती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, पीडीपी लीडर ने लिखा है। और इस हवाले से चिट्ठी उन्हें जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर को लिखी है, क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती वो इस वक्त श्रीनगर की रिहायशी भी हैं और श्रीनगर में ही वो कैद है, तो ये चिट्ठी उनको लिखी है। चूंकि डिप्टी कमिश्नर ने ये चिट्ठी जो है ये अपने हाई कमांड से जो सीनियर रहे हैं उन लोगों के साथ बहस करने के लिए उनसे बहस करना अभी बाकी उनका है। बातचीत तो चल रही है लेकिन बात ऊपर जो हाई कमान है उनसे बात करना बाकी है, तो जैसे ही वहां से होगा तो तभी कोई नतीजा। यानी अभी तक इसका कोई नतीजा सामने, कोई पेशरफ्त पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन क्या ये खत इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया होगा, क्योंकि पीडीपी भी अब अपनी एक्टिविटीज को जारी रखना चाहती है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो पीडीपी माइनस लीडरशिप अभी भी कहीं ना कहीं तजब्जुब की शिकार है, मुंतशिर है, इसीलिए महबूबा मुफ्ती के साथ जो आला कमान है वो मुलाकात करना चाहती हैं। देखिए पीडीपी जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें जो खामोश थी पीडीपी, उसी खामोशी को तोड़ने के लिए एक कोशिश है और साफ जाहिर है कहीं न कहीं डायरेक्शन जो है इसकी महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये इन लोग ने चिट्ठी लिखी, बल्कि इन्हें डायरेक्शन आई है कि इस तरह से क्रॉस किया जाए, या कुछ जो अभी पॉलिसी मेकर्स हैं पीडीपी में जो अभी काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी है कि एक तरफ से सरकार को, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परसों जो मीटिंगों का सिलसिला शुरू किया तो उन मीटिंगों का सबसे बड़ा मुद्दा और मकसद यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप थी जो बंद थी उनकी रिहाई वो एक तरह से कराना चाहती थी, क्योंकि सरकारी तौर पे बताया जा रहा था कि वो बंद नहीं है, लेकिन पीडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बता रहे थे कि वो नजर बंद है। और इसी तरह से ये महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली पीडीपी ने भी ये एक प्लान किया है कि इस तरह से एक प्रेशर बनाया जा सके गवर्नमेंट पे कि महबूबा मुफ्ती एक तो लाइमलाइट में रहेगी, उनकी गिरफ्तारी लाइमलाइट में रहेगी, उसके साथ साथ सरकार की एक दबाव बनेगा, तो सरकार के पास इस दबाव में उसके पास मजबूरी आ जाएगी, या उन्हें उनका जो पीएसए है वो रिवोव करना पड़ेगा, उनको रिहाई देना पड़ेगी, या कहीं न कहीं लीडरशिप को मुलाकात का मौका देना पड़ेगा और लीडरशिप ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रखे, क्योंकि मुलाकात हफ्ते में 2 दिन होती है, तो ये 2 दिन। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात के लिए। कहीं ना कहीं खबर यही निकल कर सामने आ रही है कि अभी तक जो है इस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नजर नहीं आ रही है, और जब पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है वहीं पर पीडीपी ये चाहती है कि जो उनकी लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर वो भी अब एक्टिविटीज शुरू करे, क्योंकि पीडीपी का खेमा अभी भी काफी खामोश नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी जो सदर है महबूबा मुफ्ती वो अभी भी हाउस डिटेंशन में है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत वो उसे बंद रखा गया है। लेकिन पार्टी क़यादत अगर देखा जाए माइनस पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के अभी भी मुंतशिरी नजर आ रही है। इससे पहले एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो मीटिंग फिर कैंसिल हुई है, मनसूख हुई है। वजूहात अलग अलग तरह के पीडीपी सोर्सेज के हवाले से बताए जा रहे हैं। लेकिन ये तो थी पीडीपी के अंदर की बात। लेकिन पीडीपी के एक सीनियर लीडर नजीर अहमद खान की जानब से बयान सामने आया है गुलिस्तान न्यूज के साथ खुसूसी बातचीत में। नजीर अहमद खान ने कहा कि वो चाहते हैं और उनकी यह जाती राय है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जाए और जम्मू कश्मीर के लोग उन इंतखाबात में हिस्सा ले। जी हां, आपको बता दें कि अभी तक पीडीपी की जानिब से इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नजीर अहमद खान का मानना है कि ये उनकी निजी राय है, ये उनकी जाती राय है और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाए। और उनका यह भी मानना है कि जब इलेक्शन होते हैं और जम्मू कश्मीर में असेंबली आ जाती है तो उसके फौरन बाद न सिर्फ डोमिसाइल बल्कि बाकी चीज़ों का भी वो तोड़ कर सकते हैं और एक पावर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही रह सकता है। उनका यह भी मानना है कि अगर इलेक्शन बायकॉट होता है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। नजीर अहमद खान ने हमारे साथी सैयद रूफ फारूकी के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं पार्टी की राय तब दे सकता हूं जब हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा बाहर हों। अभी तक उसका फाइनल नहीं आ रहा है, लेकिन जहां तक मेरी जाती राय है लोगों को वोट डालना चाहिए, हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तभी तो हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा हर तरह का यूनियन टेरिटरी में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगे। यूनियन टेरिटरी कोई खुदा का भेजा हुआ निजाम नहीं है, इसको हम तोड़ कर सकते हैं हर जगह, चाहे इससे पहले इलेक्शन लड़ना पड़े या इसके बाद लड़ना पड़े। हर सूरत में इलेक्शन ही वाहिद इलाज है। हम इन्होंने हमारे के साथ जुल्म किया। आपकी पार्टी का स्टैंड जो है वो कह रहे हैं कि यूटी को छोड़िए, स्टेटहुड को छोड़िए, आर्टिकल को जब तक रेस्टोर नहीं अभी आप कैसे कह सकते हैं स्टैंड है हमारा,
जब तक महबूबा जी बाहर नहीं आएंगे स्टूडेंट कैसे? नहीं, जिस तरह आपके प्रोग्राम्स में, डिबेट्स में जो आपके ये लोग आ चलता रहे रहेगा, ये चलता रहेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी को रौंदते हुए हमारे के साथ जुल्म जो हुआ है, उसको रोकने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो हम कर लेंगे। चलो नाज़रीन, आज जेईई के आज एग्ज़ाम भी लिए जा रहे थे। 2 बजे ये इम्तिहान जो शुरू हो चुके हैं और इस हवाले से जो उम्मीदवार है उनमें खासा जोशा खरोश था, लेकिन बाज़ तालिब इल्मों के साथ साथ, उम्मीदवारों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं, उनका मानना है कि वो इस हक़ में नहीं थे कि आज इस सूरत हाल में उनके एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट किए जाते। ताहम जो माहौल एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर था और जो वलवला और जोश किस कदर था इन तालिब इल्मों में, इन उम्मीदवारों में, हमारे साथी इरफान फाजिल ने एग्जाम सेंटर्स पर जाकर वहां सूरत हाल का जायजा लिया और उसके साथ साथ उन्होंने बात की न सिर्फ उम्मीदवारों के साथ बल्कि उनके पेरेंट्स के साथ भी। उनके पेरेंट्स जो है उनका खुल कर ये कहना था कि वो इसमें हक में नहीं थे कि आज ये एग्जाम्स जो है कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारा सूरत हाल जो है वो बिगड़ चुका था और उसके साथ साथ इंटरनेट की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसके नतीजे में उनके बच्चों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम इन तालिब इल्मों ने और उनके वालिदैन ने हमारे साथी के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। जब आपका जेईई के एग्ज़ाम्स है तो कैसी प्रिपरेशन है? प्रिपरेशन तो है, प्रिपरेशन की हमने पिछले 7 मंथ से हमने प्रिपेयर किया, मगर एक चीज़ का डर है, वो कोविड का है। तो ये बोल रहे हैं हम प्रिकॉशंस लेंगे, मगर फिर भी डर रहता है क्योंकि पता नहीं कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे, एसिम्प्टोमेटिक होंगे, तो वी आर नॉट श्योर कि अंदर क्या होगा। कहूँगा व्हेन यू हर्ड दैट कि नाउ द डेट्स आर फाइनलाइज्ड, साल वेस्ट नहीं होगा, कैसी फीलिंग थी? वो बहुत अच्छी फीलिंग थी क्योंकि मेरे को लगा था, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगा था कि ये लोग एग्ज़ाम नहीं करेंगे क्योंकि गैदरिंग में जितना हम देखते थे कि कोविड इंक्रीज़ ही होता था, मगर एक साइड से टेंशन ये भी था कि मतलब साल वेस्ट हो जाएगा और मतलब फिर हम क्या करेंगे। तो वो एक सेटिस्फैक्शन है कि साल वेस्ट नहीं हो जाएगा। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त, स्पेशली जबकि आप सेंटर में एग्ज़ाम देंगे, और कैसे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत? जी, मैंने अपने फ्रेंड से भी, उनका पहले एग्ज़ाम था पहली शिफ्ट में, उनसे बात करी। उन्होंने बोला कि 3-3 बच्चों को एक रूम में बिठा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब सैनिटाइजेशन एंड बाकी सब कुछ भी रखा हुआ है। क्या वो मुतमईन थे एग्जामिनेशन? जी। पेरेंट है, बच्चे खुश हैं कि बच्चे खौफ में हैं क्योंकि अभी कोरोना वायरस का कहर जारी है? नहीं सर, बच्चों को अभी यानी बच्चे भी तैयार नहीं हैं, आज भी तैयार नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने ये उनको ये ऊपर से फेंका, इसलिए ये देने के लिए तैयार हुए। अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इनसाइड। आई एम श्योर because no coaching centers, no training centers, no teachers available, nothing is available. जेईई के एग्जामिनेशंस का आज पहला दिन, और पहले दिन को लेकर बच्चों में काफ़ी ज़्यादा सहमति, यानी बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। उनका मानना है कि साल जो है, जी हाँ, ये कह सकते हैं कि जाते जाते बच गया, यानी उनका मानना है कि साल वेस्ट नहीं हुआ। जो पढ़ाई की थी उस पढ़ाई के साथ साथ आखिरकार एग्जामिनेशन का डेट आया, खुशी है। मगर यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन भी है क्योंकि कोविड का कहर जारी है, और कोविड के कहर के साथ साथ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डेथ्स, या फिर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज जो केसेस को लेकर बात चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका पैनिक बच्चों में काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों का ये भी मानना है कि पहले शिफ्ट में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो उनका मानना है कि एग्जामिनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग और 50% गैप भी मेंटेन की गई थी, सैनिटाइजर्स भी मेंटेन किए गए थे, मगर आखिरकार इस कोविड के साथ साथ बच्चों का टेंशन एग्ज़ाम को लेकर तो है। यानी हम कह सकते हैं कि एक साइड से प्रिपरेशन और दूसरे साइड से कोविड का कहर। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, कश्मीर। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजी को स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।